क्या तुमने तस्वीरें लेने की बात किसी को बताई? बताने का क्या फायदा? जब तक तस्वीरें प्रिंट नहीं होती, तब तक उन्हें सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौन मुंह की बात पर भरोसा करेगा? लेकिन मैं उस पल से ही जानता था कि घटना कैसे हुई। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और अगर फोटोज पास से ली होती, तो हत्यारे का चेहरा भी साफ दिखाई देता। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। फेलुदा ने मैग्नीफाइंग ग्लास से तस्वीरों को देखते हुए कहा, तो लाल कपड़े वाला व्यक्ति क्या बीरेंद्र है? नॉट पॉसिबल। हम दोनों हैरान होकर उसकी ओर देखे। फेलुदा ने हैरान होकर पूछा, मतलब तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि मैं ही बीरेंद्र शलवानकर हूं। फेलुदा की आंखें फैल गईं। ऐसा मैंने पहली बार देखा। तुम बीरेंद्र? मतलब तुम्हारे बाल इतने, आंखें नीली, अंग्रेजी में जर्मन टोन। बहुत इजी। हेलमुट कुर्सी छोड़कर उठ पड़ा। मेरे पिता ने 2 बार शादी की। मैं पहली पत्नी का बेटा हूं। माँ जर्मन थी। मेरे पिता हाइडलबर्ग में स्टूडेंट थे। तभी उनका परिचय हुआ और विदेश में रहते हुए पिता ने शादी कर ली। माँ का नाम था हैगा। शादी से पहले का टाइटल उंग था। जब मैं इंडिया छोड़कर जर्मनी गया और वहां बस गया, तब मैंने बीरेंद्र नाम छोड़कर हेलमुट नाम और माँ का टाइटल अपना लिया। मेरा सिर चकरा रहा था। वाकई, अगर पिता की पत्नी जर्मन थी, तो बेटे का चेहरा फिरंगी जैसा होना कोई अचंभे की बात नहीं। फेलुदा ने पूछा, क्यों छोड़कर चले गए? माँ के मरने के 5 साल बाद जब पिता ने दूसरी शादी की, तब मन टूट गया। मैं माँ से बेहद लगाव रखता था। पिता के प्रति भी कुछ लगाव था, पर उस घटना के बाद मन कुछ बिगड़ गया। पिता के प्रति घृणा सी हो आई। इसीलिए सब कुछ छोड़कर चला आया। बहुत तकलीफ सहा, अपनी जान जोखिम में डाली, फिर आखिरकार यूरोप पहुंच गया। शुरू में कई साल भिखारी जैसा जीवन गुजारा। जो भी काम मिला किया। 7-8 साल ऐसे मुश्किलों में निकल गए। फिर मैंने फोटोग्राफी सीख ली। एक अच्छे फोटोग्राफर के रूप में मेरा नाम भी हुआ। यूरोप के कई देशों की मेरी फोटो पत्रिकाओं में छपी। लगभग 4 साल पहले फ्लोरेंस में फोटो ले रहा था, तब अचानक पिता के एक फ्रेंड से सामना हो गया। उन्होंने मुझे पहचान लिया और पिता को मेरे बारे में लिख दिया। मेरे पिता ने एक डिटेक्टिव रखकर मेरी खोज करवानी शुरू कर दी। तभी से मैंने दाढ़ी रखना शुरू किया और अपनी आंखों के रंग तक बदल दिए। कॉन्टेक्ट लेंस? फेलुदा बोले। हेलमुट ने छोटी सी हंसी दी, अपनी उंगली से दोनों आंखों के अंदर छुआ और 2 पतली लेंस बाहर निकालकर हमारी ओर दिखाया। हैरान रह गए कि उसकी आंखें हमारी तरह काली हो गई थी। तुरंत ही फिर लेंस पहनकर उसने कहा, लगभग 1 साल पहले मैं एक हिप्पी ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया वापस आ गया। देश ने हमेशा मुझे अट्रैक्ट किया। तब भी मेरे पीछे लोग थे। पिता ने मेरी खोज पर काफी पैसा खर्चा किया। काठमांडू गया और एक मठ में रहा। जब देखा कि वहां भी मेरे पीछे लोग घूम रहे हैं, तो सिक्किम आ गया। फेलुदा बोले, तुम्हें पाकर तुम्हारे पिता खुश नहीं हुए? मुझे पहचान ही नहीं पाए। मैं पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया था। ऊपर से लंबे बाल, दाढ़ी, मूछ और नीली आंखें। शायद इसीलिए वे मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं पहचान सके। उन्होंने मेरे बारे में बीरेंद्र के रूप में शोक व्यक्त किया। इंडिया लौटने से पहले मेरे पिता के प्रति नकारात्मक भावना काफी कम हो चुकी थी। उम्र के साथ आदमी कई चीजें मानने लगते हैं, पर जब देखा कि वे मुझे नहीं पहचान रहे, तो मैंने पहचान नहीं बताई। मैंने शायद बाद में बताना चाहा, पर मौका मिला ही नहीं। हत्यारा कौन है, तुम्हें कोई अंदाजा है? ईमानदारी से कहूं, हाँ जरूर। मेरी राय में डॉक्टर वैद्य को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। फेलुदा सहमति में सिर हिलाकर धीरे से बोले, मैं इस बात से सहमत हूं। हेलमुट, या कहें कि बीरेंद्र, बोला, वो नहीं जानता, मैं ही बीरेंद्र हूं। तो उसने प्लानचिट के समय उस नाम का इस्तेमाल मेरे सामने ही कर दिया, और जिस पल उसने वो नाम कहा, तब से मेरी उस इंसान के प्रति धारणा पूरी तरह बदल गई। मेरी राय में वो आदमी 1 नंबर का धोखेबाज शैतान है।
उसी ने हत्या की और मूर्ति अपने पास रख ली। फेलुदा बोले, उस दिन जब शलवंकर गुम्फा देखने गए, क्या वे साथ ही गए थे? ये मैं नहीं कह सकता। मैं तो कई लोगों को अलग अलग देखा। बेशक डॉक्टर वैद्य ने उन्हें बीच रास्ते रोककर गाड़ी में बिठाया भी हो सकता है। संदेह का भाव पिता में बिल्कुल भी नहीं था। वे असल में बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। फेलुदा बेड छोड़कर खड़े हुए और कुछ देर गहरी चाल चलने लगे। फिर बोले, क्या तुम हमारे साथ पेमियांची जाओगे? हेलमुंड दृढ़ स्वर में बोला, जिसने मेरे पिता की हत्या की है उसे गिरफ्तार कराकर मैं किसी भी जगह जाने को तैयार हूं। यहां से कितनी दूर है वो जगह? सुनने में आया है करीब 100 माइल, शायद थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो मतलब 6-7 घंटे का झटका। अगर रोड खराब न हो तो ज्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता है। मेरी राय है आज ही जितनी जल्दी हो सके निकल पड़ना चाहिए। फेलुदा ने कहा, मुझे भी यही लगता है। मैं एक जीप का इंतजाम देख रहा हूं। सामान ज्यादा नहीं लेना बेहतर होगा। तुम जीप देखो, मैं डाक बंगले की बुकिंग सेट कर देता हूं। वैसे हेलमुट कमरे से निकलते हुए रुककर फेलुदा की ओर मुड़ा और बोला, वो आदमी जितना खतरनाक लग रहा है उसके पास बंदूक होना आश्चर्यजनक नहीं होगा, और मेरे पास तो सिर्फ फ्लैश गन ही है। तुम्हारे पास? हेलमुट की बात खत्म होने से पहले ही फेलुदा ने अपने सूटकेस में हाथ डाला, रिवॉल्वर निकालकर हेलमुट को दिखा दिया, और ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। फेलुदा ने अपना विजिटिंग कार्ड, जिस पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लिखा था, हेलमुट की ओर बढ़ाया। पर अफसोस कि उस दिन और कोई जीप किराए पर नहीं मिली। जो कुछ भी थी वे सब अमेरिकी टूरिस्टों ने पूरे दिन के लिए रिजर्व कर ली थी। अगले सुबह के लिए जीप की व्यवस्था कराई और ज्यादातर दिन शहर घूमते बिता दिए। दोपहर में बाजार की तरफ निशिकांत बाबू से मिले। पेमिंगयांची का प्रस्ताव सुनकर वे बहुत खुश हुए। शाम को वो सज्जन एक अजीब चीज लाकर दिखाने लगे। लगभग हाथ जितनी लंबी एक लाठी, उसके सिरे पर बांधा एक छोटा सा कपड़े का थैला। ये क्या है? निशिकांत बाबू हंसते हुए बोले, नहीं जानते? इस थैले में नमक और तंबाकू है। अगर पैरों में जोंक लग जाए तो इस थैले से एक रगड़ने भर से जोंक गिर जाते हैं। फेलुदा ने पूछा, नायलॉन मोजे पहनने पर भी जोंक घुस जाते हैं क्या? कुछ भी भरोसा नहीं साहब। बनियान, शर्ट और डबल पुलोवर के पार भी मैंने जोंक को छाती का खून चूसते देखा है। मजे की बात यह है, मान लो लाइन में लोग चलते हैं, जोंक की तो आंखें नहीं है, वे खुद को नहीं देखते। मिट्टी की कंपन से पता लगाते हैं कि कोई जीव पास आ रहा है। लाइन के पहले आदमी पर जोंक हमला नहीं करेगा, पर उनकी कंपन से वे चौकन्ने हो जाएंगे। दूसरे आदमी की बारी में वे सिर उठा लेंगे, और तीसरे आदमी को तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं, वे उसे पकड़ ही लेंगे। ठीक है, हम में से हर किसी के साथ एक एक जोंक भगाने वाली लाठी होगी। सोने से पहले फेलुदा ने कहा, 2 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा है, यहाँ उत्सव होगा। वो उत्सव क्या हम देख पाएंगे फेलुदा? पता नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य का काम होगा अगर हम शेलवंकर के हत्यारे को पकड़ पाते हैं। सारी रात आकाश साफ रहा और हमारी खिड़की से त्रयोदशी की चांदनी में कंचनजंगा दिख रहा था। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं, फेलुदा, हेलमुट और निशिकांत सरकार थोड़े से सामान, होटल के बने दोपहर के लंच के 4-4 कागज के डिब्बे और 4 जोंक भगाने वाली लाठियां लेकर पेमियांची के लिए निकल पड़े। गैंगटॉक से पेमियांची जाने के 2 रास्ते हैं, एक क्यूशिंग होकर और दूसरा नामची से होकर नया बाजार। क्यूशिंग वाला रास्ता छोटा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बारिश से वो रास्ता खराब हो गया है, इसीलिए हमें नया बाजार से ही जाना पड़ेगा। कुल 177 मील का रास्ता है। वैसे भी शायद दोपहर के खाने के लिए नामची में रुकना पड़ता, लेकिन हमने होटल से पूरी, आलू की सब्जी और कटलेट ले लिए हैं। इसके अलावा 2 जार में पानी और गर्म कॉफी है, इसीलिए रास्ते में खाने के लिए रुकने की जरूरत नहीं। सावधानी से चलें तो भी 8 घंटे से अधिक नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लगता है
कि दोपहर से पहले हम पेमिंगयांची पहुंच जाएंगे। हेलमुट को देखा, एक से अधिक कैमरा साथ नहीं लिया और निशिकांत बाबू कहीं से एक जोड़ी चमड़े के गोलोस जूते साथ लाए। उन्होंने कहा, सोचा अगर जोंक पैर के पीछे पकड़ ले तो फिर देख पाना मुश्किल है। नमक वाला थैला क्या करेगा? इससे बेहतर है ये गमबूट। 100% सेटिस्फाइड। फेलुदा ने पूछा, अगर पेड़ से सिर पर जोंक गिरे? निशिकांत बाबू ने सिर हिलाया। मतलब मैक्सिमम जोंक का समय ये नहीं है, ये बाद में, जुलाई अगस्त में। अभी सब जमीन पर ही हैं। निशिकांत बाबू को नहीं बताया गया कि हम हत्यारे की तलाश में हैं। वे जानते हैं कि हम मजे करने जा रहे हैं, इसीलिए पूरी तरह निश्चिंत हैं। वहां गोलीबारी होती तो उनकी हालत क्या होती ये नहीं जानते। 6:15 बजे हम सिंथम पहुंचे। हमारी जीप नई नहीं थी, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं। स्पीडोमीटर, माइलोमीटर दोनों काम कर रहे थे। सीट की चमड़ी भी ठीक थी। ड्राइवर ने अपना नाम थोंडुप बताया। गैंगटॉक से नामची 64 मील है। मैं माइल पोस्ट की ओर देख रहा था। 22 मील पार करने के बाद कान में एक आवाज आई। पीछे से एक जीप बार बार हॉर्न बजा रही थी। थोंडुप ने किनारे देने की इच्छा न दिखाते हुए सिर्फ हमारी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। उसी दिन की तरह फेलुदा और मैं आगे बैठे, पीछे हेलमुट और निशिकांत। हमारी स्पीड बढ़ने के बावजूद पिछली जीप बार बार आगे आ रही थी और हॉर्न बजा रही थी। उस समय निशिकांत बाबू चिल्लाए, अरे अरे ये तो वही आदमी है। कौन आदमी? फेलुदा पीछे मुड़े और मैं भी। अरे वही शशिधर बाबू। हमारे पीछे लौटते देख फिर हॉर्न बजा और शशिधर बाबू हाथ हिला रहे थे। फेलुदा ने कहा, जरा रोक दीजिए थोंडुप जी, पीछे वाला हमारे परिचय का है। हमारी गाड़ी रुकते ही पीछे वाली भी रुकी और शशिधर बाबू उतरकर हमारी ओर दौड़े। अरे आप तो अच्छे आदमी हैं, सिंथम में इतना शोर शराबा सुन भी नहीं पाए। अरे अगर आपके आने का पता होता तो क्या छोड़ देते? आप जैसा टेलीग्राम किए उसमें क्या बैठकर रहा जा सकता था। लेकिन मामला क्या है और आप लोग जा कहां रहे हैं? फेलुदा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पूछा, अच्छा आपके साथ लगेज कितना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक सूटकेस। तो फिर एक काम करते हैं, आपकी गाड़ी में हमारे सामान को रख देते हैं। आप इसके पीछे बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीप चलते हुए फेलुदा ने पिछले 2 दिनों की घटनाएं शशिधर बाबू को सुनाई। यहां तक कि हेलमुट की असली पहचान भी बता दी। सब कुछ सुनते हुए शशिधर बाबू ने भौहें चढ़ाई और कहा, अब लेकिन ये डॉक्टर वैद्य कौन है? सुनते ही तो ठग लगता है। आजकल इस तरह की बुजुर्ग की हरकतों को बख्शने का कोई मतलब नहीं। आपको इसके व्यवहार को देखकर सीधे धमकी देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करके आपने उसे पेमिंगयांची भागने दिया। सच में आपसे, फेलुदा ने रोकते हुए कहा, हेलमुट की असली पहचान मिलने से ही शक बढ़ा है और आपकी तरफ से भी थोड़ी चूक हुई है शशिधर बाबू। आप तो कभी नहीं बताए कि शेलवांकर की पहली पत्नी जमन थी। शशिधर बाबू बोले, अरे साहब, क्या आज की बात है? उसे जर्मन कहकर नहीं जानते थे, विदेशी बस इतना ही सुना था। शेलवांकर की पहली शादी आज से लगभग 35 साल पहले हुई थी। नामची पहुंचे 9 बजे के बाद। आकाश में बादल जमा होने लगे। हालांकि नामची में बारिश शायद ही होती है। ये सिक्किम का सबसे सूखा और सबसे स्वास्थ्यकर स्थान है। इसके अलावा सुंदर और आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा भी है। इसके बावजूद हम 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुके। जो रुके वो केवल गाड़ी में थोड़ा ठंडा पानी और हमारे पेट में थोड़ी गर्म कॉफी डालने के लिए। हेलमुट ने इसी दौरान कुछ तस्वीरें खींची। ध्यान दिया कि वो खास बातें नहीं कर रहा। तस्वीर खींचना उसकी आदत जैसी लग रही थी। शशिधर बाबू भी चिंतित और गंभीर थे। निशिकांत बाबू फेलुदा के चेहरे से पूरी घटना सुनकर थोड़ा घबरा गए, लेकिन अंदर ही अंदर रोमांच का अनुभव कर रहे थे।
नामची के बाजार से एक संतरा खरीदकर छीलते हुए बोले, भले ही कोई संकट आए साहब, एक तरफ प्रदोष बाबू और दूसरी तरफ जर्मन बीरेंद्र बाबू हैं। डरने का कोई कारण नहीं, नो रीजन। नामची से रास्ता उतरते हुए नदी के स्तर तक पहुंचता है। इसी नदी के किनारे है नया बाजार। वहां से एक पुल पार करके बहुत लंबा रास्ता इसी नदी के किनारे ऊपर चढ़कर 1000 फुट ऊंचाई पर पेमियांगची पहुंचना है। ये नदी तीस्ता नहीं है। इसका पानी तीस्ता की तरह धुंधला नहीं है। इसका पानी साफ और हरा है। बीच बीच में पानी का प्रवाह पत्थरों से टकराकर झाग बनाता हुआ ऊपर उठ रहा है। इस नदी का नाम रंगित है। इतनी सुंदर पहाड़ियों में नदी पहले कभी नहीं देखी। रंगित के पास से हम उस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं जहां बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ की मिट्टी लाल नहीं है और सूखी भी नहीं। ये बिहार के किसी पहाड़ जैसी नहीं है, ये हिमालय है। एक गुंफा के पास से गुजरते हुए देखा कि वहां भूत भगाने के निशान हैं। सभी निशान नए और चमकदार लग रहे हैं। शशिधर बाबू ने कहा, सामने बुद्ध पूर्णिमा है, उसी की तैयारी चल रही है। फेलुदा शायद पहले ये बात नहीं सुने। लगभग 1 मिनट बाद बोले, कब है बुद्ध पूर्णिमा? शशिधर बाबू बोले, कल शायद पूर्णिमा है। कल है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल, इसका मतलब बैसाख का चौथा दिन। फेलुदा की बड़बड़ाहट जीप के शोर में शायद किसी ने नहीं सुनी। तारीख को लेकर इतना क्यों ध्यान दे रहे हैं फेलुदा? और इतना गंभीर क्यों? और हाथ हिला क्यों रहे हैं बार बार? पेमियांगची से पहले शहर का नाम गेजिंग है। यहां भी निशान दिखाई दे रहे हैं। यहां से पेमियांगची 3 मील है। जीप धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। रास्ता बहुत खड़ा है। एक बंगले की टलिया वाला छत दिखाई दी, फिर पूरा बंगला। यही ब्रिटिश काल का प्रसिद्ध बंगला था। पीछे आकाश के नीचे हरे से हल्के नीले रंग में बिखरे पहाड़। जीप रुक गई। हम उतरे। चौकीदार बाहर आया। हमारे लिए कमरे तैयार हैं। और कोई है इधर? शशिधर बाबू ने पूछा। नहीं साहब, सारा बंगला खाली है। और कोई नहीं आया? इस बार फेलुदा ने पूछा। ओ आया था, वो कल रात ही चला गया, गाड़ी वाला, चश्मा पहने वाला बाबू। चौकीदार की बात सुनकर हेलमुट सबसे ज्यादा निराश हुआ लगता था। वो कंधे से कैमरा उतारकर घास पर बैठ गया। शशिधर बाबू बोले, जो समझ में आ रहा है, तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सामान के साथ बंगले के अंदर चले गए। देखते ही पता चल गया कि ये प्राचीन बंगला है। लकड़ी की छत, लकड़ी का फर्श, सामने लकड़ी की रेलिंग वाला बरामदा, उसमें पुराने जमाने के बेंत की मेज और कुर्सियां। बरामदे से अंदर आते ही सामने का कमरा डाइनिंग रूम है। मेज के चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं। एक तरफ फिर 2 आरामदेह कुर्सियां। शशिधर बाबू उसमें से एक पर बैठकर फेलुदा की ओर देखकर बोले, आप तो डिटेक्टिव हैं, पर आपके अनुमान सही है या नहीं उस पर शक था। लेकिन वैद्य को ऐसे भागते देखकर अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। एसएस ने ऐसी कीमती चीज दिखाई जिसे देखकर बहुत गलत किया। हेलमुट बरामदे में ही रह गया। निशिकांत बाबू शायद बाथरूम की तलाश में अंदर चले गए। फेलुदा बंगले के अन्य कमरे देखने लगे। मैं क्या करूं? खाने की मेज के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। इतने दूर आकर व्यर्थ होने का विचार। शिलवांकर का अपराधी कुछ ही समय में हाथ से फिसलकर भाग जाएगा और हम मूर्खों की तरह दृश्य देखकर गैंगटॉक लौटेंगे। ऐसे विचार करने में भी बुरा लग रहा था। डाइनिंग रूम के पीछे 2 दरवाजे हैं जो 2 बेडरूम में जाते हैं। दाहिने दरवाजे से फेलुदा बाहर आए, हाथ में एक छड़ी लिए। क्या ये वही छड़ी नहीं थी जो डॉक्टर वैद्य के हाथ में देखी थी? डॉक्टर वैद्य आए थे, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने संकेत स्वरूप अपनी छड़ी छोड़ दी। बहुत अजीब। निशिकांत बाबू रुमाल से चेहरे को पोंछते हुए कमरे में आए, फिर बोले,
अद्भुत जगह, और मेरे पास की कुर्सी पर बैठ गए। फेलुदा नहीं बैठे। फायरप्लेस के सामने खड़े होकर डॉक्टर वैद्य की छड़ी दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए ध्यान भटकाकर बजाने लगे। शशिधर बाबू बोले, कहा मिस्टर सरकार, आप लोग उन खाने के डिब्बों को खोलिए। झूठी भूख बढ़ाकर क्या फायदा, खाना बाद में होगा। ये बात फेलुदा ने कही, और जिस तरह से उन्होंने कहा उससे मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। निशिकांत बाबू उठने लगे, फिर अचानक ठहाके मारते हुए फिर कुर्सी पर बैठ गए। शशिधर बाबू भी फेलुदा की ओर आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन फेलुदा वैसे ही शांत और गंभीर। वो कुर्सी पर बैठ गए, छड़ी मेज पर रखकर बोले, घाटशिला में मेरा एक पुराना दोस्त है। आप यहाँ आने से पहले तो घाटशिला गए थे, सही है शशिधर बाबू? शशिधर बाबू को जवाब देने में देर नहीं लगी। हाँ हाँ, एक भांजे की शादी थी। आप तो हिंदू हैं? अचानक ये सवाल फेलुदा ने किया। क्या क्या मतलब? शशिधर बाबू ने भौहें चढ़ाकर फेलुदा की ओर देखा। बौद्ध या ईसाई या ब्राह्मण या मुसलमान नहीं? क्या मतलब है आपका? बताइए ना। हिंदू स्वाभाविक रूप से। लेकिन फेलुदा की आंखें गंभीर, दृष्टि सीधे शशिधर बाबू की ओर। आप और हम तो एक ही दिन एक साथ हवाई जहाज में आए थे। आपने तब कहा था अभी अभी घाटशिला से शादी निपटाकर लौट रहे थे, है ना? अब हाँ, तो आप इसमें समस्या कहाँ देख रहे हैं मिस्टर मित्रा? आपकी बात का कोई सिर पैर मुझे समझ में नहीं आ रहा। घाटशिला की शादी और आज की घटना का क्या संबंध है? संबंध ये है कि चैत्र माह में तो हिंदुओं की शादी नहीं होती शशिधर बाबू। वो निषिद्ध माह है। उस महीने कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, शास्त्र का निषेध। आपने उसी चैत्र माह में अपने भांजे की शादी कर दी? शशिधर बाबू के हाथ कांप रहे थे। आप क्या इशारा कर रहे हैं? क्या क्या कहना चाहते हैं आप? फेलुदा निश्चिंत। वो सीधे शशिधर बाबू की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें झपकी नहीं। लगभग 1 मिनट ऐसे ही देखने के बाद उन्होंने कहा, बहुत कुछ इशारा कर रहा हूं। एक, आप झूठ बोलने वाले हैं। आप घाटशिला नहीं गए। 2, आप विश्वासघाती हैं। क्या मतलब? शशिधर बाबू चिल्ला पड़े। हम जानते हैं कि शैलवंकर किसी कारण से बेहद निराश हो गए थे। ये उन्होंने बीरेंद्र को बताया, हालांकि कारण नहीं बताया। अक्सर बहुत करीबी इंसान से धोखा मिलने पर यह होता है। मेरा विश्वास है कि वो व्यक्ति आप हैं। आप उनके पार्टनर थे। वो सरल और भरोसेमंद व्यक्ति थे। उन्हें शक विकार बिल्कुल नहीं था, इसीलिए उन्हें धोखा देने के कई मौके थे। आपने वो मौका लिया, लेकिन उन्होंने ये बात जान ली और जानने के बाद उनका मन टूट गया। आप ये जान सकते हैं और जानने के बाद से ही उन्हें हटाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। बॉम्बे में ये सुविधा नहीं हुई। वे सिक्किम आए। आपका आना जरूरी नहीं था, आप भी आए। शायद उनके आने के अगले दिन ही आप, मतलब नॉट शशिधर बोस बल्कि डॉक्टर वैद्य, मतलब छद्मवेशी शशिधर बोस। वैद्य ने शिलवंकर से बातचीत की, गणित की तरह उसका विषय समझाया और उन्हें प्रभावित किया। दोनों ने साथ में गुम्फा में बीरेंद्र की खोज की। आपने निश्चित ही गाड़ी की व्यवस्था की। रास्ते में पीछे से छड़ी से मारा और उन्हें बेहोश कर दिया। ड्राइवर को तो पहले ही पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया, फिर गाड़ी फेंकी, फिर पत्थर फेंके। आपकी वही छड़ी इस्तेमाल की। तब भी शिलवंकर नहीं मरे थे। शायद आखिरी पल में उन्होंने आपको पहचान लिया और मरने से पहले आपका नाम लिया। बकवास है सब। शशिधर बाबू चिल्लाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या प्रमाण है कि मैं डॉक्टर वैद्य हूं? फेलुदा ने अब एक अजीब सवाल किया। आपकी अंगूठी कहां गई शशिधर बाबू? शशिधर बाबू कुछ पल सोच में पड़ गए। मेरी? हाँ, आपकी मां लिखी सोने की अंगूठी।
उंगली में निशान है लेकिन अंगूठी नहीं है। क्यों? वो उंगली पर तंग हो रही थी, इसीलिए। शशधर बाबू ने कोट की जेब से अंगूठी निकालकर दिखा दी। मेकअप बदलते समय पहनना भूल गए, है ना? उसी उंगली के निशान मैंने उस दिन मोमबत्ती की रोशनी में देखे थे शशिधर बाबू। तब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कारण समझ नहीं आया। शशधर बाबू कुर्सी छोड़कर उठने ही वाले थे कि फेलुदा गरज पड़े, बैठ जाइए, हिलिएगा मत, और भी है। शशधर बाबू बैठ गए। पसीना पोंछते हुए फेलुदा कहते रहे, शिलवांकर की हत्या हुई। डॉक्टर वैद्य अगले दिन बोले कि कालिंपोंग जा रहे हैं लामा से मिलने। असल में ऐसा नहीं था। असल में डॉक्टर वैद्य उर्फ शशधर बोस कलकत्ता चले आए। दूसरी ओर शशधर बोस पहले ही टेलीग्राम कर चुके थे, आने वाला 14वां। वो संदेश पाकर शिलवंकर चकित और परेशान हुए, क्योंकि आपके सिक्किम आने की कोई बात नहीं थी और शिलवंकर आपको टालना ही चाहते थे। खैर, आप 14वां आए, क्योंकि यही होगा आपका एलिबाई। 14 तारीख को आकर शिलवंकर की मृत्यु पर अफसोस जताया और 15 को कहा कि बॉम्बे लौट रहे हैं। असल में आप बॉम्बे नहीं गए, गैंगटॉक के आसपास कहीं छिपे रहे। उसी शाम डॉक्टर वैद्य के भेष में आप हमें मिले। आप जानते थे कि मैं डिटेक्टिव हूं, इसीलिए पेमियांगची जाने से पहले ही पत्थर घसीट कर मुझे परेशान करने की कोशिश की और आपने ही रूम तक हमें फॉलो किया। कमरे में अचानक रोने और डर के बीच ये निशिकांत सरकार थे। फेलुदा बोले, बैठिए निशिकांत बाबू, और अब छिपाने की जरूरत नहीं। आप हत्या स्थल पर क्यों गए और वहां किसे देखा? निशिकांत बाबू दोनों हाथ ऊपर उठाकर सिर पर रखे और उसी कांपती आवाज में बोले, नहीं जानता था वो मूर्ति इतनी मूल्यवान। फिर जब देखा, तिब्बत इंस्टीट्यूट में आपने ही खोजबीन की थी ना? हाँ सर, मैं ही। वहीं पर 1000 रुपए देकर लिया, इसीलिए शक हुआ। इसीलिए सोचा मरने वाले की जेब से लेना कोई नुकसान नहीं, खासकर जब वो वस्तु पहले आपकी ही थी। तो मतलब वही बात। लेकिन आप उस दिन हत्या स्थल पर किसी को नहीं देखे? नहीं सर। आप नहीं देखे, लेकिन वो निश्चित ही आपको देख चुका था और सोचा कि आपने देख लिया, वरना आपको क्यों डराता? हो सकता है, होगा। मूर्ति कहाँ है? मूर्ति? निशिकांत बाबू मानो आकाश से गिर पड़े। फेलुदा भी आश्चर्यचकित। वो क्या, आप तो? अचानक एक जोरदार हलचल और शोर हुआ। शशधर बाबू अपनी कुर्सी छोड़कर जोरदार कूद के दरवाजे पर खड़े हेलमुट को एक धक्के में धकेलते हुए बंगले से बाहर निकल गए। दरवाजा केवल एक ही था और सामने हेलमुट का गिरा हुआ शरीर, इसीलिए फेलुदा का बाहर निकलने में लगभग 10 सेकंड का समय लग गया। सब बाहर पहुंचे तो जीप का इंजन गरजने लगा। शशधर बाबू को लेकर जीप तेजी से ढाल पर बनों की ओर बढ़ी। इसी दौरान हमारी जीप भी स्टार्ट हुई, क्योंकि थोंडुप समझ गया कि हम निश्चित ही फॉलो करेंगे। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही। गाड़ी अदृश्य होने से पहले फेलुदा की रिवॉल्वर की 2 निशाने उसकी पिछली 2 टायरों को पंचर कर दी। जीप सड़क के किनारे जाकर एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। हमने देखा कि शशधर बाबू उछलकर तेज सांस लेते हुए जंगल की ओर भागे। ड्राइवर दूसरी दिशा से निकलकर भागा। फेलुदा उसे अनदेखा करके हम तीनों उसके पीछे जंगल की ओर दौड़े। हम अंधेरे जंगल में घुसकर चारों तरफ फैल गए और लगभग 10 मिनट ढूंढने के बाद हेलमुट की आवाज सुनी। उसकी ओर दौड़े तो देखा कि शशधर बाबू एक बड़े पेड़ के पास अजीब सा चेहरा बनाकर कूदते फांदते हुए तड़प रहे हैं और पास जाकर समझ में आया कि उन पर जोंक चढ़ गए हैं। एक नहीं, कम से कम 200-300 झुनझुनी सी जोंक, जिनके दोनों पैर के घुटनों तक, कंधों पर, गर्दन पर और कोहनी के पास चटक चटक कर रहे थे। हेलमुट बोला, लगता है वो उसी ढीली जड़ पर ठोकर खाकर गिर पड़े, उसी से ये हाल हुआ। फेलुदा ने शशधर बाबू की कोट की कॉलर पकड़ी और खींचकर झकझोर कर उन्हें जंगल से बाहर निकाला। फिर मुझसे कह दिया, दौड़कर जा, जोंक भगाने वाली लाठियां लेकर आ। हमारा खाना हो चुका था।
हम डाक बंगले की बरामदे में बैठे थे। हेलमुट बाहर खड़ा ऑर्किड की तस्वीरें ले रहा था। थोंडुप गेजिंग से पुलिस लेकर आया है। मूर्ति शशधर बाबू के पास ही मिली है। हत्या के समय मूर्ति उठाने का ख्याल उन्हें नहीं आया। अगले दिन जब उन्हें याद आया तो लोभ नहीं सहा गया और वे वापस हत्या स्थल पर गए। वो झाड़ियों के पास से मूर्ति तलाश कर निकाल लाए। जब वे मूर्ति लेकर ऊपर आ रहे थे तभी निशिकांत बाबू भी वहीं लेने के इरादे से नीचे आ रहे थे। निशिकांत ने शशधर बाबू को नहीं देखा, पर शशधर ने निशिकांत को देख लिया और तभी से वे निशिकांत को धमकाने लगे। एक और बात, बॉम्बे में शशधर बाबू का एक आदमी भी था। उसी के कांटेक्ट में रहकर गैंगटॉक में शशधर बाबू को आपकी टेलीफोन सूचना मिली। उसी आदमी ने फेलुदा का फोन उठाया और फेलुदा के टेलीग्राम की खबर गैंगटॉक में शशधर बाबू को दी। फेलुदा साथ में पान लाए थे। चबाते हुए निशिकांत बाबू से कहा, तुम भी एक छोटे मोटे अपराधी हो, इसमें कोई शंका नहीं। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि तुम्हारे पास यमन तक नहीं मिला। यदि मिल जाता तो तुम्हारे लिए सजा की व्यवस्था करनी पड़ती। निशिकांत बाबू थोड़ा नाराज होकर बोले, सजा तो मिल भी गई है साहब। मेरे दाहिने पैर की मोजे से 3 जोंक निकल कर आ गए। उन्होंने बहुत खून चूसा, इसीलिए बुरा हाल है। वैसे भी आगे से अपने परदादा द्वारा इकट्ठी की गई किसी भी तिब्बती चीज को बेचने की सोचोगे तो मत बेचो। ये लो तुम्हारा बटन। पहली बार मैंने गौर किया कि उस सज्जन की शर्ट की सबसे निचली बटन लगी नहीं थी। निशिकांत बाबू ने वो बटन वापस लेकर अपने चौकोर मूंछ के नीचे वही पुरानी मुस्कान छेड़ी और बोले, थैंक यू। आप सुन रहे थे सत्यजीत राय जी की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतर गैंगटॉक में गड़बड़। कहानी का अडॉप्टेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।